वेलकम टू अवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के अंदर वन शॉट रिवीजन। तो ये चल रही है हमारी धमाकेदार रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज, विच इज चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग। बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द हाईएस्ट मार्किंग चैप्टर है ये हमारा। 4 और 5 कंबाइंड करके हमारे 14 मार्क्स के आते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से पूछे जाते हैं। प्लस मैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो आपको 6 मार्क्स में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। तो चलिए फटाफट से आज की वन शॉट रिवीजन की अपनी अटेंडेंस लगाइए और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का धमाकेदार रिवीजन। तो बच्चों, सबसे पहले ये लो तुम्हारे लिए जो हर बार तुम्हें बोनस मिलता है, ऑल एक्रोनिम एट वन प्लेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, चलिए, सो आई होप आपने सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे सब एक्रोनिम्स के। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से। हमने ये पढ़ा अभी जस्ट लास्ट वाले हमारे चैप्टर के अंदर, प्लानिंग चैप्टर में। प्लानिंग चैप्टर ने सिर्फ हमें ये बताया कि प्लानिंग के अंदर हम लोग सिर्फ गोल्स को सेट करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अपने टारगेट सेट करते हैं, और उन टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाएगा उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। मतलब वो रास्ते ढूंढते हैं जिस तरीके से हम उन टारगेट्स तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, बट वहां पर सिर्फ सोच विचार का काम था। अब तक हमने सिर्फ एक प्लानिंग करी है, दिमाग का इस्तेमाल किया और ये देखा कि आज हम कहाँ पर हैं और कल हमें कहाँ तक पहुंचना है। सिर्फ इतना काम हमने प्लानिंग में किया। अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर हम आए अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और उन बहुत सारे लोगों से आपको यहाँ पर काम कराना है, उनके एक ग्रुप एस्टैब्लिश करना है, उनके बीच में कुछ रिश्ते बनाने हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या है? मैं तो कहती हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको कि ये तो अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किस चीज़ के लिए है? कि आपने गोल्स तो सेट कर दिए हैं, बट उस गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाएंगे। तुमने प्लान किया था ना कि तुम्हें घूमने जाना है, बट घूमने जाने के लिए भी उससे पहले भी न जाने कितने सारी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी होंगी। टिकट बुक करनी है, पैसों का अरेंजमेंट करना है, सारे दोस्तों को इकट्ठा करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर सोचना होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है, और क्या क्या काम देखने के बाद जो भी सिमिलर नेचर वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं। उसके बाद लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप करते हैं, यानी कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, वो ऑर्गेनाइजिंग में आकर ही सेटअप होता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ही हमें वो बेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा। तो देखिए ज़रा, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं क्या एक्टिविटीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटीज़, और साथ साथ हम यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हैं कुछ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स उनके बीच में। अथॉरिटी रिलेशनशिप्स का मतलब यही है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबॉर्डिनेट। ठीक है, चलो अब इसी को हम समझते हैं इसके प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से। और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के लिए आपके पास थी 2 बोनस एक्रोनिम, आई डोंट आर्ग्यू बट एक्सप्लेन और आईडी अपनी एक्सचेंज करो। तो बेटा 4 स्टेप्स होते हैं हमारे पास प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर उसके बाद आता है बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए से आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और ई से आता है एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। हम अपने घर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे सामने बहुत सारा काम है। अब हमें क्या करना है? उन सभी कामों की एक लिस्ट बनानी है, उन सभी कामों को मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करना है कि कब कहाँ कैसे क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर काम को बांटा जाता है मैनेजेबल एक्टिविटीज में, सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड, ताकि एक ही काम 2 लोग ना कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपके घर में फंक्शन होना था और आपने डीजे वाले को बुक करना था, आपने पहले से लोगों के बीच में काम को नहीं बांटा, तो वो डीजे वाले 2 लोग बुक करके आ गए हैं, 2 लोग अलग अलग डीजे वाले को बुक करके आ गए।
अब सभी आके अपना अपना डीजे बजा रहे हैं और देखो आधी आधी जो तुम्हारे यहाँ जनता आई है वो एक के गानों पे नाच रही है और आधी जनता दूसरे के गानों पे नाच रही है, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारा बजट बिगड़ जाएगा सारा। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखने के लिए हम पहले यहाँ पे काम को बांटते हैं ताकि जो बर्डन है वो भी हमारा जो है वो सभी के बीच में थोड़ा थोड़ा शेयर हो जाए। ऐसा ना कि कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है और ऐसा ना हो कि कोई बिल्कुल खाली बैठा हुआ है। ठीक, उसके बाद बनते हैं बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये देखा कि बहुत सारे काम करने होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है, उसकी मार्केटिंग करनी होती है, प्रोडक्शन करना होता है, सेल्स के लिए काम करना होता है, इनोवेशन लाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को संभालने के लिए HR डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इतने सारे काम हैं, तो इतने सारे कामों को हमने उनके नेचर के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया और उन्हीं ग्रुप्स को यहाँ पर क्या कहा गया, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ विच आर सिमिलर इन नेचर, मतलब जो जो एक्टिविटीज सिमिलर इन नेचर होंगी उनको एक साथ कर देंगे, जिससे रोज आके आपको वही काम करना है, रोज वही काम आके करो, जिससे आपका क्या आ जाएगा, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब डिपार्टमेंट बना तो दिए हैं, अब उन डिपार्टमेंट को संभालेगा कौन। अगर हमने वहां पे टीम तो भेज दी, बट उस टीम को हैंडल कौन करेगा, ये तो बहुत जरूरी है, वरना सभी लोग अपनी मनमानी चलाएंगे। तो सभी लोगों के ऊपर एक इंचार्ज हमें यहाँ पे रखना है, जिसके अंडर सारे के सारे जो एम्प्लॉयज होंगे वो काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने काम को बांटना शुरू करना है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के थ्रू। तो यहाँ पर हम टास्क को अलग अलग जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग बांटेंगे और हर एक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर एस्टैब्लिश होंगे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब ये बताना कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है और कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा, वो सारी बातें यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दी जाती हैं। तो जब काम बट जाता है तो उसके बाद अथॉरिटीज भी हमने जब बांट दी होती हैं, तो हर एक इंडिविजुअल को ये पता होता है कि उसको किससे ऑर्डर्स लेने और किसको वो अकाउंटेबल है, यानी कि किसको जाके वो जवाब देगा। ठीक है, सो प्रोसेस हो गई क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के लिए, ओ भाई क्या याद है इंग्लिश की ABCDE, और उसी में छुपे थे क्या, हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट्स, जहां पर बच्चे ओ से है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ए से है अडेप्टेशन टू चेंज, बी से है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, डी से है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल और ई से है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन की। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर जब हमने डिपार्टमेंट सेट किए, तो डिपार्टमेंट को सेट करने का मेन एम ये था कि रोज आके आप वही काम करें। जैसे कि आपके स्कूल में भी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्ट टीचर होगा और उनको कुछ क्लासेस अलॉटेड होंगी, जिन क्लासेस को ना जाने शायद कितने सालों से पढ़ा रहे होंगे। हर साल आपकी बिजनेस स्टडीज की जो टीचर होगी वो 11th-12th क्लास को बिजनेस स्टडीज पढ़ाती है। पहले साल में दिक्कत आई होगी, बट जब उनको हो गए 4-5 साल पढ़ाते पढ़ाते, तो रिपीटेटिव ऑफ जॉब की वजह से अब उनको हर चीज पता है, उन्हें बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती और बिना बुक खोले ही वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हैं विद द की वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब चीजें वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देती है। क्यों? क्योंकि अब वो हो चुकी हैं अपने उस काम में स्पेशलिस्ट। और ये स्पेशलाइजेशन कब आता है कि जब वर्क डिवाइड किया जाता है और रिपीटेशन ऑफ वर्क की वजह से हमारा उस काम में क्या हो जाती है, एफिशिएंसी आने लग जाती है और एफिशिएंसी के साथ साथ वहां पर हम बन जाते हैं उस चीज में स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि स्पेसिफिक वर्कर रोज जाकर स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म कर रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस और रिपीटेटिव परफॉर्मेंस हो जाने की वजह से, एक ही काम को बार बार करने की वजह से स्पेशलाइजेशन आ जाती है। दूसरा बेनिफिट मिलता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब यहाँ पर आपके स्कूल ने भी डिसाइड किया होगा कि हमें 11th-12th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्होंने भी पहले ही ये बात क्लियर कर दी होगी कि मैम आप लोग 11th-12th क्लास को पढ़ाएंगे, आप 9th-10th को पढ़ाएंगे या आप 7th-8th को पढ़ाएंगे। मतलब पूरे स्कूल के अंदर उन्होंने इस चीज़ को बांटना शुरू किया काम को और बताना शुरू किया कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसका सुपीरियर है। यानी कि पहले से वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर है कि आप इस क्लास को पढ़ाएंगी, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, तो पहले से क्लैरिटी हो जाती है जब वर्किंग रिलेशनशिप में।
तो किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यार अब मुझे इस पीरियड में कहाँ जाना है, अब मुझे इस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रोज उन्हें आके पता है कि उनको कौन सी क्लास में जाना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, तो क्लैरिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर कर दिए जाते हैं, जैसे कि आपने प्रोसेस में भी अभी देखा। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे काम को बांटा जा रहा है, आप रिपीटेटिव परफॉर्मेंस भी करा रहे हो, स्पेशलाइजेशन आ रहा है, तो स्पेशलाइजेशन आने की वजह से एफिशिएंसी भी आती है, और एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि अपने रिसोर्सेज को अच्छे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में एक क्लियर डिस्क्रिप्शन है जॉब का और अपने रिलेटेड ड्यूटीज का, तो यहाँ किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है और डुप्लीकेशन भी नहीं है कि एक ही काम को दो लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अडेप्टेशन टू चेंज। अब क्योंकि आप यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आपको ये अलाउड करता है अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू कि जब भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा, हम उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके, उसके अंदर अकोमोडेट कर सके। कि पहले हम एक ही प्रोडक्ट बनाते थे तो एक स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, हम उसके हिसाब से काम कर रहे थे, बट अचानक से 2 से 3 प्रोडक्ट में हमने डील करना शुरू किया, तो अब स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पर बदलना पड़ेगा, तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर हैं जो हमारी मदद करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? क्योंकि आपने यहाँ पर फिर से वही बात कि आपने एक क्लियर डिस्क्रिप्शन दे दिया जॉब्स और ड्यूटीज का, तो यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी तरीके की एक कंफ्यूजिंग पॉइंट में नहीं हो कि आपको क्या करना है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो स्मूथली हो रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि पहले मुझे पता है कि मुझे रोज आके क्या काम करना है, तो मुझे किसी भी तरीके से सोचना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है। आपका रेगुलर बेसिस पे काम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेटर तरीके से अपना काम कर पाएगा इफेक्टिवली, यानी कि सही समय पर सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इसमें कॉन्सेप्ट होता है डेलीगेशन, जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे देना। मतलब एक दिन के लिए, मतलब अपने रूटीन वर्क के लिए हम उनको अथॉरिटी दे देते हैं कि चलो ये वाला रूटीन वर्क मेरे बिहाफ पर तुम लोग कर लो। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब हम अपना काम किसी और को सौंपते हैं, किसी और को दे देते हैं करने के लिए, तो कई बार उनके अंदर का एक टैलेंट हमारे पास निकल कर आता है कि अब तक जो हमने देखा नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको मौका नहीं मिला था। तो अगर हमने उनको मौका दिया वो काम करने का, तो उनके हिडन टैलेंट्स निकल कर आते हैं, वो मोटिवेटेड होते हैं और उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल्स का, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि एक सुपीरियर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को अच्छे से हैंडल कर सकता है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर हैंडल कर पाएगा, ये बताता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे, और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक शेप देता है। मतलब इसके बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि हमारा मैनेजमेंट का स्पैन, मतलब कितना बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसके ये किस चीज़ के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि एक सुपीरियर के अंडर कितने हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है वो अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि वो फ्रेमवर्क जिसके अंदर, वो ढांचा, मतलब अब हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करना है। ठीक है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने के लिए पहले हमें एक ढांचा बनाना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यही बोला गया कि ये तो एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि हम कुछ मैनेजरियल फंक्शंस करते हैं और कुछ अपने ऑपरेशनल वर्क जो है वो इसी ढांचे में रहकर, इसी फ्रेमवर्क में रहकर, जहां हमारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी जाती है, उसके बेसिस पर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब क्यों जरूरत होती है हमें, क्यों हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए? तो उसके लिए ICGPS इनकार, जहां पर बच्चों आई से हमारा मतलब होता है इंटीग्रेटेड यूनिट, सी से हमारा मतलब होता है कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जी से हमारा मतलब है बेटा ग्रोज इन साइज, और हमारे पास पी से हमारा मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी, और एस से हमारा मतलब है स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप, और सी से हमारा मतलब है कम्युनिकेशन और बेटर कंट्रोल।
ठीक है जी। तो इस तरीके से आई सी जीपीएस इन कार टू एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि क्यों जरूरी है। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो जब हमें एक ढांचा मिलता है तो ढांचे की वजह से हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक रूप भी देखने को मिलता है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करेगा, जिसके अंदर हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करेंगे अलग अलग इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि हमें मिलजुल कर एक बनकर काम करना है। दूसरा, इस ढांचे की वजह से, इस फ्रेमवर्क की वजह से कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छे से सेटअप हो पाता है। मतलब कि लोग क्या हैं, यानी कि उसके उनके स्किल्स क्या हैं, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम जो मिला होगा उसके हिसाब से हमें उनको रिसोर्सेज क्या देने हैं और कितने पैसों की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो इन तीनों रिसोर्सेज के बीच में कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन सेटअप करना, वो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का काम होता है। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की नीड हमें तब ज्यादा होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ने लगता है। आप खुद देखो कि आपको भी अपने घर को रेनोवेट कराने की कई बार जरूरत पड़ती है। कब? जब नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ने लग जाएं, जब पुराने तरीके से बने हुए घर के अंदर आप नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर सही स्ट्रक्चर आपने चूज किया होगा तो वर्क हमारा इंटरप्ट नहीं होगा, स्मूथली होता रहेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही एक रिश्ता सेटअप होता है बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, कि लोग क्या हैं, उनके स्किल्स क्या हैं, उन्हें काम क्या देना है और उस काम को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से देने होंगे। प्लस स्ट्रक्चर की वजह से हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा, कौन किससे कैसे बातचीत कर सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती है, जिससे कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। चलिए अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो दो तरीके के हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, फंक्शनल और डिविजनल। तो चलिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस के लिए मैं कहूंगी मोमो कैट, मतलब कि चाइनीज कैट को याद रखना पड़ेगा। तो जहां पर बच्चों MO से है हमारे पास मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फिर दूसरा M बताता है मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, O से आता है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, C से आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, A से आता है अटेंशन और T से आता है ट्रेनिंग। ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा पूरा फोकस होता है, वो सारा का सारा फोकस हमारा फंक्शंस के ऊपर है। यहाँ हम प्रोडक्ट नहीं देख रहे, बेसिकली यहाँ हम फंक्शंस देख रहे हैं, और सिमिलर फंक्शन रिपीटेडली ऑन अ डेली बेसिस आप परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसी ऑक्यूपेशन, उसी फंक्शन का क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन। उसके बाद कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आसान है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में एक ही तरीके का काम किया जा रहा है, तो उसको हम बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजरल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनी रहती है, क्योंकि रिपीटेडली आप वो सेम काम कर रहे हो, आप स्पेशलिस्ट होते जा रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर लगातार बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम डुप्लीकेशन, क्योंकि एक ही फंक्शन एक ही बार परफॉर्म किया जा रहा है, तो किसी भी तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। साथ में ड्यू अटेंशन आप दे पा रहे हो हर एक फंक्शन को, हर एक फंक्शन पे आप सेपरेटली ध्यान दे पा रहे हो अपना, कि अगर आपको लग रहा है कि सेल्स में गड़बड़ चल रही है तो आपने सेल्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, तो ड्यू अटेंशन के साथ साथ ट्रेनिंग करना भी आसान है, क्योंकि हमें पता चल पा रहा है कि हर एक फंक्शन में क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये तो थे इसके एडवांटेजेस। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं डिविजनल स्ट्रक्चर के, तो वो है बिल्कुल सेफ, जहां पर S से है स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, A से है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी, F से है हमारे पास फास्टर डिसीजन मेकिंग, और E से है हमारे पास एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, और ये आपके लिए एक बोनस है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। ठीक है। तो सेफ की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पर मिलता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्यों? क्योंकि यहाँ आपने अपना डिपार्टमेंट, यहाँ आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ आप फोकस कर रहे थे मेन फंक्शंस पे, बट इधर आप फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को ही यहाँ पर मेन फोकस लेकर चल रहे हो, तो जो आपका मैनेजर होगा वो पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में सारे फंक्शंस को जानता होगा, तो वो यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप अकाउंटेबिलिटी बहुत इजीली फिक्स कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इजीली फिक्स कर सकते हो। क्यों? जिस भी डिवीजन में आपको लगा कि सेल्स जनरेट नहीं हो रही है या अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो आपको सीधे उस डिपार्टमेंटल, सीधे उस डिविजनल हेड को जाके पकड़ना है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हम हर एक डिवीजन का एक डिविजनल हेड बना देते हैं। तो अगर उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी गड़बड़ चल रही है तो डिविजनल हेड को हमें पकड़ना है, ये बात हमें पता है। बट यहाँ क्या होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर नाम लगाना शुरू कर देते हैं कि अरे फाइनेंस वाले ने पैसा नहीं दिया था, अरे प्रोडक्शन वाले ने काम नहीं करके दिया था। बट यहाँ पर कोई बचने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हम तो सीधे डिविजनल हेड को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। उसके बाद एफ से है फास्टर डिसीजन मेकिंग। यहाँ आप इजीली फास्टली डिसीजन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है। आपके प्रोडक्ट में क्या काम हो रहा है उससे दूसरे प्रोडक्ट में क्या काम हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। सब अपना अपना काम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो एक दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी का काम रुक नहीं रहा किसी की वजह से, तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर अच्छे से हो जाती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है। आज मैं 4 प्रोडक्ट में डील करती हूँ, कल को मुझे 5 प्रोडक्ट में भी डील करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उन चारों का काम कहीं से कहीं तक भी यहाँ पर उसकी वजह से इंटरप्ट नहीं होने वाला। एक 5वें प्रोडक्ट के लिए आपने नई चीज़ों के साथ सारी चीज़ें उसको दे दी, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल रिसोर्सेज, और वो प्रोडक्ट भी स्टार्ट हो गया, तो किसी भी तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये तो हो गए दोनों के एडवांटेजेस। चलिए अब बात करते हैं दोनों के लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशन के लिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिमिटेशन के लिए या तो फ्लिप, या फिर आप इसको याद कर सकते हैं इफ पीसी। तो बेटा यहाँ पर जैसे आई से हमारे पास इनफ्लेक्सिबिलिटी, और एफ से हमारे पास फंक्शनल एम्पायर्स, पी से हमारे पास प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, सी से है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा फंक्शंस पर फोकस कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक फंक्शन को हम ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं। ऐसा होता है ना कि जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम एक सब्जेक्ट को कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हो, तुम्हें वो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा होता है तो तुम एक को तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, दूसरे को छोड़ देते हो, दूसरे से बिल्कुल तुम्हारी बेवफाई हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि कई बार किसी एक फंक्शन को हम ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं और दूसरे फंक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में हम कहते हैं कि फंक्शन का एम्पायर, मतलब उसका साम्राज्य हो गया, ओवर एम्फेसाइज्ड हो गया, जो कि गलत होता है। उसके बाद प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, वही कि अगर एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन की बात नहीं मानी तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा। तो समटाइम्स जब एक दूसरे के बीच में कुछ किटपिट चल रही हो तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आई जाती है। उसके अलावा वो किटपिट किसको राइज करेगी बेटा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, कि नहीं बात बैठ पा रही है सबके बीच में एक साथ, नहीं ओपिनियन मैच हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपस में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट्स है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि एक बात पर सहमति नहीं बन पा रही है। उसके अलावा इनफ्लेक्सिबिलिटी है। आप यहाँ पर किसी एक फंक्शनल मैनेजर को ये नहीं कह सकते कि तुम दूसरा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चले जाओ। सेल्स वाले को नहीं कह सकते कि फाइनेंस का जाके काम कर लो। क्यों? क्योंकि उनका डेवलप हो चुका है माइंडसेट उस एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उनको वही काम अब करने के लिए आता है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आप वो चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। बट वहीं पे अगर मैं डिविजनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशन की बात करूं तो वो आईसीसी है। आईसीसी में मैं आईसीसी मतलब, आई का मतलब है इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, सी से है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट डिवीजन, और दूसरा सी है कॉस्टली। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिवीजन्स की बात करूं तो फिर से वही बात कि कई बार जो डिवीजन है वो ताका झाकी, एक दूसरे के घर में ताका झाकी करने की तो आदत हम सभी की होती है। तो एक डिवीजन को इस बात से मतलब नहीं है कि तू अपने डिपार्टमेंट में, कि तू अपने डिवीजन में क्या काम कर रहा है, उसको मतलब है कि उसको रिसोर्सेज कितने दिए, उसके यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, उसको वो देखना है। तो जिसकी वजह से कई बार लोगों को ये लगता है कि हमें तो रिसोर्सेज कम अलॉट हुए हैं, उनको अलॉटमेंट ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसे में बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है। अभी आपने देखा कि जितने प्रोडक्ट उतनी बार एक ही फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। अगर 4 प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन 4 बार परफॉर्म हो रहा होगा, तो एक ही काम 4 बार परफॉर्म किया जा रहा है, तो डुप्लीकेशन तो यहाँ पर है ही, तो इस वजह से ये कॉस्टली होता है। उसके बाद इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। कई बार हम अपने डिपार्टमेंट का काम करते करते, अपने डिवीजन का काम करते करते इतना खो जाते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या था हम भूल गए, हमें सिर्फ अपने डिवीजन से मतलब होने लग जाता है, हम ऑर्गेनाइजेशन को ही भूल जाते हैं, तो जो कि गलत है। तो ये हो गया लिमिटेशन। कहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है, यानी कि सुटेबिलिटी। तो जनरली फंक्शनल स्ट्रक्चर वहाँ सुटेबल है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हो, और तुम्हारा मेन पर्पज स्पेशलाइजेशन हो, मतलब तुम्हें बिल्कुल स्पेशलाइजेशन के साथ काम कराना है। बट वहीं पर डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ सुटेबल है, जहाँ तुम्हें लगता है कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर करने हैं, अलग अलग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की आपको जरूरत है, बढ़ते हुए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत ही सुटेबल माना जाता है। देख लेते हैं दोनों के बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस। तो फॉर्मेशन की बात करूं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेसिस पे बनाया जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे बनाया जाता है।
फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शन की स्पेशलाइजेशन है, वहीं पर डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ थोड़ा फिक्स करना मुश्किल है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बट यहाँ पर डिविजनल हेड है तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। मैनेजर डेवलपमेंट यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होता है टॉप मैनेजमेंट को हर एक चीज़ के लिए, बट यहाँ आसान है क्योंकि यहाँ फ्रीडम है, आप अपने डिपार्टमेंट में अपने हिसाब से काम कर सकते हो, अपने डिवीजन में अपने हिसाब से काम कर सकते हो। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि एक फंक्शन एक ही बार परफॉर्म हो रहा है, बट ये कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शन अलग अलग बार परफॉर्म किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में होंगे तो, बट यहाँ पर आसान है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फंक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर सारा काम रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसको टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर तरीके से काम को कंप्लीट करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है। सो इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which is designed by the top management, जिसको मैनेजमेंट बनाता है to accomplish the task, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं। and also it specifies clearly the boundaries of the authority and responsibility, और ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि कौन किस पोजीशन पे काम करेगा, मतलब कि आपकी अथॉरिटीज क्या है और उसी के रिस्पेक्टिव आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली बताई जाती हैं। एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और यहाँ पर एक सिस्टमैटिक तरीका है ताकि हम लोग काम को इजीली परफॉर्म कर सके, हमारे जो टास्क हैं वो टाइमली कंप्लीट हो सके और सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जा सके। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब पोजीशंस और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियरली बता दिए जाते हैं, मतलब कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, वो सारी बात यहाँ पे बताई जाती है। रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसको चलाया जाता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है फॉर्मल स्ट्रक्चर का जहां पर एक्टिविटीज जितनी भी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं। टॉप मैनेजमेंट अपनी मर्जी से इसको बनाता है। मेन फोकस यहाँ पर काम पर है, आपसी रिश्तेदारी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती, आपस के रिलेशनशिप्स यहाँ पर कोई मायने नहीं रखते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ होते हैं मेरिट्स, जिसके लिए हम कहते हैं ये तो है एक प्यारा सा अनोखा समुद्र, यानी कि अ यूनिक सी। तो जहां पर बेटा ए से मतलब होता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ए से हमारा क्या मतलब है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। यू है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड के लिए, और उसके बाद एस स्टेबिलिटी, और ई है हमारे पास ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अगेन जो ए है वो है हमारे पास अवॉइडेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, अवॉइडेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या फायदा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर हम सारा काम रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, पहले से सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाती है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है। कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं है, काम को लोगों के बीच में बांट दिया गया है, तो इसका मतलब कि किसी भी तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, हम उसको यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, ओवरलैपिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। यूनिटी ऑफ कमांड पूरी तरीके से मेंटेन रहता है क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर स्केलर चेन यानी कि अपना चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपके गोल्स का इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर आपको ऑपरेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा जाता है, यानी कि एक ढांचा दिया जाता है जिसके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि लोगों का जो बिहेवियर है या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। ऑब्वियसली आप जो रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन के उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेंगे। तो ये तो हो गया इसका फायदा, बट इसकी कुछ चुगलियां भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं जिससे हमें ये परेशान करता है। और अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने परेशान करना शुरू किया तो कह देना होगा RIP। तो यहाँ पर R से मतलब होता है बेटा रिजिड, कि जितना भी हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर कुछ रिजिड पॉलिसी होती है। ये एम्प्लॉयज को अलाउड नहीं करते कि आपको जो एक बार टास्क दे दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने रख दिए गए हैं, आप उससे हटकर कुछ कर सके, यानी कि अपना क्रिएटिव स्किल्स आप यहाँ पे बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आई का मतलब होता है कि ये इग्नोर करते हैं
क्या इग्नोर करते हैं? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। ये इग्नोर कर देते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, कि किसी भी तरीके से ये लोग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होने देते। इनका सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है स्ट्रक्चर और वर्क पे, काम काम काम, बस और कुछ नहीं। उसके अलावा यहाँ पर हमें प्रोसीजरल डिलेज देखने को मिलते हैं। पी से हमारे पास प्रोसीजरल डिलेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फॉलो करनी पड़ती है क्या? चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर अगर आपको इमीडिएटली किसी से कांटेक्ट करना है तो वो कांटेक्ट आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई फॉर्मल की। अब इनफॉर्मल क्या कहता है? इनफॉर्मल तो हमारा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें आता है बहुत मजा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर कुछ भी फॉर्मल नहीं है, वहां तो हम लोग सारी चीजें फॉर्मल तरीके से कर रहे थे, फॉर्मल कपड़े पहन के जा रहे थे, सारी बातें हमारी सारी रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग थी, नाप तोल के ही वहां पर बात किया करते थे। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऐसा है जहां पर हम अपने दिल की भड़ास निकाल पाते हैं, अपने दिल को हल्का कर पाते हैं। एक कंधा हमें यहाँ पर मिलता है जिसके ऊपर सर रखकर हम अपनी सारी बातें यहाँ पर कह सकते हैं। अब ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आता कहाँ से है? ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहीं से आता है जहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं के कुछ लोगों के साथ जब हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन अराइज होता है जो यारी दोस्ती वाला होता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जरा कि जब आप एक सोशल और एक फ्रेंडली माहौल के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक अलग ही स्ट्रक्चर यहाँ पर अराइज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, कोई सोच के विचार के हम ये काम नहीं करते, हमें किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी है हमारी अपनी मर्जी है। स्पॉन्टेनियसली आपस में बैठे थे, चिट चैट कर रहे थे, कैंटीन में बैठ के लंच कर रहे थे, और आपस में अचानक से यारी दोस्ती हो गई, चाहे वो सुपीरियर था हमारा या हमारा सबऑर्डिनेट, सबके साथ हम मिलकर यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रहे हैं ताकि हमें कुछ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल सके, हमारी कुछ सोशल नीड्स यहाँ पर पूरी हो सके। ठीक है, चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। कहाँ से आता है इनफॉर्मल? इनफॉर्मल हमारा विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही आता है, कि भले ही जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी में जब एंटर करते हैं तो एक दूसरे को सर सर करके या मैम मैम करके बुलाते हैं, लेकिन जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कदम रखते हैं, और भाई दोस्त क्या हाल है, बता आज बॉस से तेरी बैंड कैसे बजाई, तो बस इस तरीके से हमें फॉर्मल से ही वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोग मिल जाते हैं। यहाँ पे जो बिहेवियर होता है वो ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, कि मतलब जैसे तुम्हारे यारी दोस्ती का लेवल होगा, दोस्ती के भी तो लेवल होते हैं ना, कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं दोस्ती के जहां पर एक दूसरे से कुछ भी कहने से पहले हम सोचते नहीं है, बट कुछ यारी दोस्ती ऐसी भी होती है जहां पर भी हम लोग सोच विचार करके बात करते हैं कि किस लिमिट तक बात करनी है। तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है यहाँ पे वो आपके ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होगा। उसके अलावा इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी से कैसे भी बात कर सकता है, कोई स्केलर चेन यहाँ पर नहीं होती है, स्पॉन्टेनियसली अराइज होता है, इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई भी रोल नहीं है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर भी नहीं है इवन, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन है भाई, ये हमारे सामाजिक रिलेशनशिप बने हुए, इसका क्या ही स्ट्रक्चर होगा। ठीक, अब इसके कुछ मैरिट्स हैं, तो मैरिट्स में तो मजा आएगा, तो मैरिट्स है हमारे पास ट्रिपल एफ। अब ट्रिपल एफ में एफ है पहला, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी एक दूसरे तक पहुंचाना है तो कई बार फॉर्मल वाले इनफॉर्मल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कि हमें जानना था कि अगर हम एक पर्टिकुलर पॉलिसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या रहेगा रिस्पॉन्स हमारे वर्कर्स का, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो उनका वो रिएक्शन जानने के लिए लंच करते करते उनका ही जो सुपीरियर था वो सब चीज़ों के बारे में बात करता है और सभी के एक्सप्रेशंस को नोट डाउन करता है। तो अगर कभी भी इस तरीके का कोई फीडबैक चाहिए हो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया रहता है। उसके अलावा इसकी वजह से हमारी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं, कि हम चाहते हैं कि भैया हमें भी अपना समझा जा सके, हमें भी अपनेपन का एहसास हो, तो वो जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है वो यहीं आकर मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अकम्प्लिश करने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फॉर्मल में नहीं की जा सकती बट वो करनी जरूरी होती हैं, तो सारी बातें कर लेते हैं हम इनफॉर्मल में आके, जिससे जो कमी फॉर्मल में रह गई वो इनफॉर्मल में आके पूरी हो जाती है और अल्टीमेटली गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन दे देती है सर को इनविटेशन, कि भैया इनफॉर्मल में सारे हो गए हैं बड़े नालायक, इनको कंट्रोल करने के लिए सर को अब बुलाना ही पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर बेटा हमारा मतलब होता है स्प्रेड र्यूमर्स, कि यहाँ पर अफवाहों
का बहुत ज्यादा बोलबाला है। यहाँ अफवाह बहुत जल्दी फैलती है कि एक ने कोई बात सुनी, वो उसमें मिर्च मसाला लगाकर अगर 10 लोगों को बता रहा है, क्योंकि नेटवर्क तो इनका कोई लिमिटेशन नहीं है ना, पूरा नेटवर्क फैला होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पर जो र्यूमर्स होते हैं वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं। उसके अलावा कई बार ये लोग क्या करते हैं, ये इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये इग्नोर कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लग जाते हैं, अपने ग्रुप के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये लोग इतने ज्यादा इनफॉर्मल में स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो अपने यूनिटी ये लोग फॉर्मल में दिखानी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में इनके जो ग्रुप नॉर्म्स हैं ये कई हद तक अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को भूल जाया करते हैं, और इसी से अराइज होता है आर मतलब होता है रेसिस्टेंट, यानी कि इनकी तरफ से फिर बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस आने लग जाता है, यानी कि ऑपोजिशन, कि ये लोग हमारी बात मानने के लिए मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही सारी सेटिंग इनफॉर्मल में करके आते हैं कि जाकर ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो आई होप कि आपको फॉर्मल इनफॉर्मल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब डिफरेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग के बारे में पढ़ा कि फॉर्मल क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होता है, बट वहीं पे इनफॉर्मल ऐसा है जो सोशल रिलेशनशिप से अराइज होता है। अथॉरिटी, यहाँ अथॉरिटी निकलती है कंपनी के रूल्स और पॉलिसी से, जबकि यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो आपके आपसी इंट्रैक्शन की वजह से निकल कर आती है। मैनेजमेंट, इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, यानी कि जो जिस पोजीशन पे होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। बट यहाँ पे तो पर्सनल क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम किसी को सुपीरियर यानी कि लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर, यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, यहाँ कोई बिहेवियर नहीं है, यहाँ चिल्ला भी रहे हो, रो भी रहे हो, हंस भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर तो प्रॉपर स्केलर चेन यूज होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी से कैसे भी बात कर सकते हो। नेचर की मैं बात करूं तो बेटा ये तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बट ये होता है बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल। लीडरशिप, यहाँ पे मैनेजर्स ही लीडर होते हैं, यहाँ लीडर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, आपकी मर्जी है कि अपने ग्रुप में से आप किसी को लीडर बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। ठीक है, चलो बढ़े आगे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कुछ ही हाथों में है, यानी कि जो पावर है वो अगर टॉप लेवल के हाथों में है, यानी कि पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास है, एक ही सेंटर है, यानी कि एक ही जगह पर है, तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सो when all the authorities are capped with the top level management, it is known as centralization. बट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी कभी जैसी ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ वर्क बढ़ेगा, तो ऐसे में सारी पावर सिर्फ अगर टॉप लेवल के पास रहेगी तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम एक मेथड यूज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम है डेलीगेशन। तो बेटा ये जो डेलीगेशन है या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये हमें अलाउड करता है कि अपने थोड़े से बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हम अपनी अथॉरिटी को शेयर कर सकते हैं अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट के साथ। जैसे कि आप अगर स्केलर चेन देखें तो स्केलर चेन प्रॉपर्ली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को डिस्क्राइब कर सकता है। कैसे? कि जैसे कि ए सुपीरियर है बी का, तो ए ने अपने कुछ रूटीन वर्क, कुछ रोजमर्रा के काम जिसको वो किसी और से करा सकता है, वो उसने बी को करने के लिए दे दिए। वहीं पर बी ने भी क्या किया, अपने कुछ काम सी को करने के लिए दे दिए। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड होता है टू अ सुपीरियर एंड टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। एक नैरो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर सिर्फ आपको अथॉरिटी शेयर करने का अधिकार है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि आप अपने इमीडिएट सुपीरियर, इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक ही ये काम कर पा रहे हो। ठीक है, सो देखिए जरा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू द डाउनवर्ड, देखो आप नीचे ही अपनी अथॉरिटीज ट्रांसफर कर रहे थे ना, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर, ताकि सुपीरियर का जो वर्कलोड है उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। ठीक, अब इसी डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है अथॉरिटी, फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आता है अकाउंटेबिलिटी। तो बेटा अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, ये तो हम सेकेंड चैप्टर से पढ़ते आए हैं ना। क्या होता है अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो किसी अपने सबऑर्डिनेट को क्या दे सकता है, कमांड दे सकता है, और उसे कह सकता है कि अपने जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने हैं। अथॉरिटी हमेशा आपकी जॉब पोजीशन से अराइज होती है। फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटीज आपके पास दी जाती हैं कि आप जिस पोजीशन पे होगे आपके पास उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी जनरली किस तरीके से फ्लो की जाती है? डाउनवर्ड, यानी कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ही इंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो भी टास्क दिया गया है वो टास्क आपको परफॉर्म करना है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, यानी कि आपको जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उसी के रिगार्डिंग जो अथॉरिटी दी गई थी, तो अब आपको जवाब देना है कि काम जो हो चुका है क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटली एम्पावर्स एन एम्प्लॉय टू एक्ट फॉर हिज सुपीरियर बट द सुपीरियर वुड स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द आउटकम, यानी कि भले ही आपने काम सौंप दिया है लेकिन अपने उस काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो आप ही की बनती है। ठीक है, अब तीनों के बीच का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग कि अथॉरिटी का मतलब है कि अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऑब्लिगेशन हो गया कि आपको काम पूरा करना है। डेलीगेशन का मतलब होता है बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। क्या डेलीगेशन के अंदर क्या अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है? बिल्कुल डेलीगेट किया जा सकता है। बट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है? कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, तो इसको इंटायरली डेलीगेट नहीं किया जा सकता और अकाउंटेबिलिटी तो आप बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते। ऑरिजिन ये कहाँ से आता है? ये तो आपको आपकी फॉर्मल पोजीशन से आएगी अथॉरिटी। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? डेलीगेटेड अथॉरिटी से। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है? डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो ये चेन की तरह ये इस तरीके से काम करते हैं। उसके अलावा डायरेक्शन क्या है फ्लो का? आपकी अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट, बट वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होता है टू हिज सुपीरियर। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक? वेरी गुड, चलते आगे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन को बताने के लिए बेस्ट फ्रेंड को करना है क्या? कॉल, डीएम एंड ईमेल। तो बेटा यहाँ पर हमारी जो ये एक्रोनिम है, इसके अंदर बी से है हमारे पास बेटर, बी से हमारे पास बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, एफ से हमारे पास फैसिलिटेट ग्रोथ, उसके बाद डी से हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम से है हमारे पास मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सी है हमारे पास कोऑर्डिनेशन और ई है हमारे पास इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं कि डेलीगेशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने रूटीन वर्क्स अपने सबऑर्डिनेट को सौंप रहे हैं। अब जैसे कि मैं अगर एक टीचर हूँ, मैं रोज क्लास में जाती हूँ, तो सबसे पहले मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म चेक करनी है, जो कि आई कार्ड्स चेक करने हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीजें जो है मुझे पहले क्लास में एंटर होती करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो मेरा मेन काम है कि मुझे बच्चों को पर्टिकुलर एक टॉपिक समझाना था, अब वो मेरा टाइम क्या होता है, वो सारा टाइम इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर। तो ऐसे में मैंने क्या किया, अपने उसी क्लास में से किसी एक बच्चे को हेड बॉय या हेड गर्ल बनाया और उसको अपने ये डेली रूटीन के वर्क असाइन कर दिए कि मेरे आने से पहले आपको ये काम करके रखना होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि जब मेरा रूटीन वर्क मेरे सबऑर्डिनेट्स के पास चला गया, तो मेरे पास टाइम बचा कि मैं अब उस टाइम को डिवोट कर सकती हूँ अपने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन सब में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास टाइम होगा कि वो मेन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। उसके बाद एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। कई हद तक जब हम इस तरीके से काम को सौंपते हैं, तो हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर के जो हिडन टैलेंट्स हैं, मतलब जो अब तक छुपे हुए थे, जो हम देख नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि अब तक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कुछ करने की, बट जब हमने उनको इस तरीके से काम करना अलाउड किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी हमें दिखानी यहाँ पर शुरू करी। तो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अब वो अपना टैलेंट यूज कर सकते हैं। मोटिवेशन आता है, जब लाखों की भीड़ में से किसी एक को चुन रहे होगे भाई, तो उस बंदे को लगेगा कि यार हाँ, मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर भी कुछ है जो मुझे चुना गया है, कि यहाँ पर उन्होंने मुझ पे विश्वास करा है, तो मेरा ये कमिटमेंट होगा कि जो उन्होंने मेरे पे विश्वास करा है, मैं उस विश्वास को कायम रखूंगा, अच्छा काम करूंगा। और कहीं हद तक यही मोटिवेशन उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज भी कर जाता है। तो यहाँ पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेल्फ एस्टीम लेकर आती है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। उसके बाद मैनेजमेंट हायरार्की का बेस ही यही है। जब मैंने अपने रूटीन वर्क को किसी को असाइन किया, तो मैं तभी असाइन कर पा रही हूँ ना क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी ज्यादा है, तभी तो मैं किसी और को वो अथॉरिटी शेयर कर पा रही हूँ। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो डेलीगेशन की वजह से ही अराइज होता है। अगर सबके पास सेम अथॉरिटी होगी तो किस बात का सुपीरियर और किस बात का सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी यही से अराइज होता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग होती है डिग्री और फ्लो ऑफ अथॉरिटी। फैसिलिटेट्स ग्रोथ।
अब क्या होता है कि अगर मुझे किसी को मान लो कि मुझे अपने बिजनेस की एक दूसरी ब्रांच ओपन करनी है, ठीक है, अब मुझे उस ब्रांच को ओपन करने के लिए वहां पर एक वर्कफोर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहीं के लोगों को डेली थोड़ा थोड़ा काम सिखाऊंगी, कुछ ना कुछ डेलीगेट करती रहूंगी कि देखो आज ये काम कर लो, आज वो काम कर लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो उस काम को सीखे। और जब मुझे लगेगा ना कि वो इस काम को सीख गए हैं, तो मेरे पास होगी एक रेडी वर्कफोर्स जिसको मैं नए प्रोजेक्ट में जाकर इस्तेमाल कर सकती हूँ और यहाँ पर एक नई टीम के साथ उनको काम सिखा सिखा के काम करा सकती हूँ। तो जब हमें इस तरीके से काम करना होता है तब भी हम डेलीगेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज को हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर पिक्चर है वर्क की, हम यहाँ पर पहले से सब कुछ डिसाइड कर चुके होते हैं कि कहाँ किससे कैसे टास्क परफॉर्म कराना है, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बनाना आसान रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास अथॉरिटी, उसी अथॉरिटी के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही रिगार्डिंग हमारे पास होती है क्या? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, समझ आ गया आपको ये भी? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेलीगेशन का बड़ा भाई, डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर डेलीगेशन सिर्फ हमें अलाउड कर रहा है कि हम जस्ट हमारे जो नीचे सबऑर्डिनेट काम करता है सिर्फ उसको अपने आप टास्क असाइन कर सकते हैं। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़े पैमाने पे किया जाता है, एक लार्ज स्केल पे होता है कि यहाँ पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को बांट दिया जाता है, हर लेवल पर ये काम किया जा रहा है, हर लेवल पर पूरे लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक अथॉरिटी को यहाँ पर बांट दिया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि डेलीगेशन से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए जरा, डिसेंट्रलाइजेशन इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू ऑल द लेवल्स। यहाँ सब लेवल पर ये काम होगा अब मैनेजमेंट के, एंड इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अप टू द लोएस्ट लेवल, यानी कि लोएस्ट लेवल तक हमने जब अथॉरिटी बांट दी होती है तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके भी कुछ फायदे हैं हमारे पास, और उसके लिए मैंने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहा, क्यों बेस्ट फ्रेंड, मेरी इंस्टा रील देखी क्या? तो बेटा इसमें कहाँ छुपे हैं सारी इंपॉर्टेंस। तो क्यू से मतलब होता है क्विक डिसीजन मेकिंग, बी से है बेटा हमारे पास बेटर कंट्रोल, उसके बाद एफ से हमारे पास फैसिलिटेट्स ग्रोथ, और एम से है हमारे पास मैनेजरियल टैलेंट, और आई से है हमारे पास यहाँ पर इनिशिएटिव, और आर से हमारे पास रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। अब देखो जरा, सबसे पहला है डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी के साथ पूरी फ्रीडम भी दी जाती है कि देखो भाई, ये है दुकान की चाबी, हमने आज के लिए सारी दुकान की चाबी और दुकान का सारा काम आपको यहाँ पर सौंप दिया है, पूरे दिन आपको यहाँ पर काम करना है, हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है, जो भी आप काम करो दुकान को संभालने के लिए उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो आप खुद ले सकते हो, जो प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशन भी खुद निकालना है। तो ऐसे में जब हमने उनको काम सौंपा तो उनके अंदर एक सेल्फ रियलाइंट की फीलिंग आएगी, आत्मनिर्भर होने की, कि यहाँ पर जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी उसको हमें खुद ही आगे बढ़कर सॉल्व करना है। तो एक बार दिक्कत आएगी, दो बार दिक्कत आएगी, बट तीसरी बार वो उस चीज को समझ जाएंगे कि कब कहाँ किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना होता है। तो उनके अंदर एक इनिशिएटिव की फीलिंग जनरेट होगी कि हमको खुद मोटिवेटेड होकर आगे काम करना है, जिससे वो बन जाएंगे सेल्फ रियलाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो अपने पोटेंशियल को डेवलप करते हैं एक डायनामिक लीडर बनने के लिए। मैनेजरल टैलेंट हम यहाँ पे डेवलप कर पाते हैं फ्यूचर के लिए, कि यहाँ पर हमने उनको चांस दिया है कि देखो भाई अब तुम अपनी एबिलिटीज को प्रूव करो, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए एक खजाना बन सकते हो फ्यूचर के लिए। तो ठीक है, आज हम तुमको सिखा रहे हैं, तुमको मौका दे रहे हैं कि करो जो करना है, ताकि हम ये देख सके कि तुम में से कौन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है और कौन से वो निकम्मे नालायक है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर भाग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मैनेजरल टैलेंट को भी डेवलप कर सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग है, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला चाबी देते हुए, यहाँ दुकान से रिलेटेड जो भी डिसीजन है तुम्हें खुद लेना है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग में हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो एक्शंस हैं वो वहां लिए जा रहे हैं जहां पर डिसीजन लेना है, जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वहां पर डिसीजन मेकिंग की पूरी फ्रीडम है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग यहाँ पर क्विक हो जाता है। रिलीफ है टॉप मैनेजमेंट को, चैन की सांस ले रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि बांट दिया बच्चों में काम, सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बांट दिया, तो उसके पास टाइम बचा है कि अब वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। उसके अलावा
ग्रोथ करने में तो मदद मिलती है। आपस में लोगों को एक कंपटीशन में लेकर आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम दे दी है, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा, जो अच्छा करेगा उसको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। तो आपस में आप लोगों ने क्या कर दिया, उनके बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगा दिया है, जिसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने के होड़ में वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे अल्टीमेट फायदा किसको होता है, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद बेटर कंट्रोल रहता है। क्यों? जब चाबी पकड़ाई थी तो इस सोच के साथ पकड़ाई थी कि कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जहां भी गड़बड़ होगी तो पकड़ना किसको है, ये हमें पता है। तो क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस जो होती है वो इवेल्युएट होती है हर एक लेवल पर, तो यहाँ पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो लो, इंपॉर्टेंस खत्म। लास्ट डिफरेंस बचा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। तो देखो, अगर मैं बात करूं डेलीगेशन की, तो बेटा देखो, डेलीगेशन तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सुपीरियर सारा काम खुद से तो नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो डेलीगेट करता है। बट ये ऑप्शनल है, ये आपकी इच्छा है, काम के अकॉर्डिंग देखो, अगर आपको लगता है करना है तो करो, नहीं लगता तो मत करो। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की मर्जी होती है। फ्रीडम आपको यहाँ पे कम मिलती है, यहाँ कंट्रोल ज्यादा है, क्योंकि भले ही आपको यहाँ पर कह दिया है काम करो, लेकिन आपको हर चीज पूछ कर करनी है कि तू कर काम, लेकिन मुझसे पूछ कर करना। और दूसरे में हम क्या कह रहे हैं, तू अपने हिसाब से काम कर, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कंट्रोल ज्यादा है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में इतना कंट्रोल नहीं होता। स्टेटस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ टास्क को शेयर करने के लिए की जाती है, बट ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की खुद की पॉलिसी है कि उसको डिसेंट्रलाइज करना है या नहीं करना है। स्कोप, यहाँ पर स्कोप कम है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड हो आप सुपीरियर और अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट के साथ। बट यहाँ पे अच्छा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे पूरा लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। पर्पस, यहाँ हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम काम को बांट सके, बर्डन कम कर सके सुपीरियर का। बट यहाँ कहीं ना कहीं जब हमें सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज करना होता है, उनको ज्यादा फ्रीडम देनी होती है, तब हम अपने यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये लो, तुम्हारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी मैंने करा दिया है आज यहाँ पर रिवाइज। सो आई होप कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पर आपने रिवाइज कर लिया होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स जो कंफ्यूज कर रहे थे वो फिर से क्लियर होने शुरू हो गए होंगे। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का रिवीजन आपको कैसा लगा। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।